आप देख रहे हैं रेड लाइन इलेक्शन स्पेशल। इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशानात तो अपनी जगह पर थे। कल के प्रोग्राम के अंदर आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा से जो बहुत सारे एतराज़ात आ रहे हैं, खदशात का इजहार हो रहा है। उन एतराज़ात में जो टॉप मोस्ट एतराज़ या खदशा नज़र आता है उसका ताल्लुक दहशत गर्दी से है। आज एक अंदोनाक वाक़या दहशत गर्दी का हुआ। DI खान के अंदर फ़ौजी चौकी के ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया और बारूद भरी गाड़ी टकरा दी। 23 फ़ौजियों की शहादत हुई। उसके नतीजे में जो ऑपरेशन हुआ उसके अंदर दहशत गर्दों को मारा गया और अभी भी वो इलाका उसकी कॉर्डनिंग ऑफ की गई है और क्लिनजिंग जारी है, जिससे आपको पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरिया के अंदर भी किस किस्म का माहौल है। इस वाक़े से पाकिस्तान का रिजॉल्व तो मुतज़लज़ल नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने कैंपेन्स करनी है, जिन लोगों ने इलेक्शन को आगे चलाना है अपनी एक्टिविटी के ज़रिए, वो दोबारा से वो सवाल उठा रहे होंगे जो कल आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर सुने। हम आपको ये भी बता दें कि इलेक्शंस का मामला सिर्फ इंतखाबात के ऊपर जो साए हैं दहशतगर्दी के, उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। इलेक्शन का मामला प्रोसीजरल मामलात के अंदर भी आपको मुमकिन तौर पर उलझता हुआ नज़र आ सकता है अगर इलेक्शंस बहुत टाइट हुए, जो कि हम तवक्को कर रहे हैं कि बड़ा ही एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। हर सीट के ऊपर नज़र होगी और जो मामलात उठेंगे उसके अंदर हल्का बंदियों का मामला आपको आने वाले दिनों में बहुत अहमियत इख्तियार करता हुआ नज़र आएगा। बादी नज़र में जो इलेक्शन कमीशन है इसने हल्का बंदियों के मामले को तय कर दिया है। जो नए हल्के बनने थे वो बन चुके हैं। जो एतराज़ात हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं। लिटिगेशन जब शुरू होगी तो उसका एक अलग मामला है, लेकिन हल्का बंदियाँ अमलन बंद हो चुकी हैं। अगर इंतखाबात के अंदर से नताइज वो ना निकले जो पार्टियाँ मुतवक्को कर रही हैं तो हर हल्के को खोलने की बात की जाएगी। आपको याद होगा कि 2013 के अंदर इमरान खान ने किस तरह 5 साल एक पूरे इंतखाब को यरगमाल बनाए रखा 4 हल्कों की बुनियाद पर, और यहाँ पर जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इन इंतखाबात के अहमियत के तनाज़र में उनकी तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने अपने आज के प्रोग्राम का जो फोकस रखा है वो हल्का बंदियों के हवाले से हम आपको एक्सपर्ट्स की राय से भी आगाह करेंगे और मालूमात भी फराहम करेंगे कि ये अल्फाज हल्का बंदियाँ, आइनी ज़िम्मेदारी, यूनियन काउंसिल्स का आगे पीछे हो जाना, हल्कों को तब्दील कर देना, ये मामलात हैं क्या, इनके हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। माजिद निज़ामी साहब जो सहाफ़ी हैं, जंग GNU से मुंसलिक हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो पहले ज़रा मैं आपसे आगाज़ करता हूँ माजिद, और दौरान प्रोग्राम हम पीपल्स पार्टी के एतराज़ात भी बताएंगे, अवामी नेशनल पार्टी के एतराज़ात भी बताएंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी देंगे। हल्का बंदी है क्या, व्यूअर के लिए अगर आप बताना चाहिए हल्का बंदी क्या है? जी बहुत शुक्रिया। हल्का बंदी बुनियादी तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में अवाम जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं तो उसके लिए की जाती है, ताकि अवाम को ये पता हो कि उन्होंने किस इलाके से कौन सा नुमाइंदा मुंतखब करना है। नुमाइंदे को भी पता हो कि मेरे पास इतने लाख वोटर्स हैं, अवाम हैं जिनके पास मैंने जाना है और उनके मसाइल को हल करना है। तो बुनियादी तौर पर जो आबादी होती है किसी भी सूबे की, उसको सीट्स पे डिवाइड किया जाता है, उससे फिर एक कोटा बन जाता है। नेशनल असम्बली पे इस वक्त तकरीबन 9 लाख की आबादी पर एक MNA की सीट का कोटा निकलता है। इसी तरह सूबाई असम्बली में 4 लाख के और जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पर हल्का बंदी होगी, और जहाँ पर बहुत कम होगा 9 लाख से दूसरे हल्के से निकाल के उसके साथ इलाका जोड़ा जाएगा और आबादी को पूरा किया जाएगा। इज दैट द प्रिंसिपल? जी बिल्कुल ठीक। और इसमें यह होता है कि फिर उसमें एक फैक्टर नहीं है महज आबादी का, इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो यह है कि पब्लिक कन्वीनियंस हो, कम्युनिकेशन उन एरियाज में जो कनेक्टेड हैं वो आसान हो, फिर ये सड़कें जुड़ी हुई हो, पुल हो, रास्ते मजदूद ना हो, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं यूनिट्स की, वो भी जो हैं वो उनका भी ख्याल रखा जाए। एक ज़िले से दूसरे में हल्के को ना भेजा जाए, 2 सूबों का एक हल्का ना बनाया जाए, ठीक। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसमें प्रायोरिटी आबादी को, जियोग्राफिकल एरिया को होती है, और बाकी फिर इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाता है। इस मरतब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उनके अंदर ये 4 या 5 फैक्टर जो आपने फरमाए, ये क्या मौजूद हैं उनके अंदर, या किसी एक फैक्टर के ऊपर इसरार ज़्यादा है और बाकी फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है, या सूबे के हल्कों पर मुनहसर है कि कहीं पर एक प्रिंसिपल कहीं पर दूसरा प्रिंसिपल? जी ये मिक्स एंड मैच है, और ये थोड़ा सा पेचीदा काम होता है क्योंकि इसमें 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए इंतखाबी धांधली का अगर पहला मरहला हम कहें तो वो हल्का बंदियाँ हो सकती हैं, जिसे हम जेरी मैंडरिंग कहते हैं।
और उसमें यह है कि अगर आपने 9 लाख लोग लेने हैं तो वो कहाँ से लेने हैं, किस किस एरिया से लेने हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वो तहरीक इंसाफ का गढ़ है, उसमें से कितना परसेंटेज आपने एरिया का निकालना है। तो यहाँ से भी एक थोड़ी सी इंतखाबी धांधली शुरू हो सकती जो आप है। इल्ज़ामात की बात कर रहे हैं, वैसे नाज़रीन आपको बावर कराते हुए कि ये आईनी जिम्मेदारी है जो पूरी होनी होती है, और तकरीबन तमाम इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों का मामला तो उठता है, और हल्का बंदियां होती भी हैं जी या बिल्कुल। अनहोना है नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक रूटीन मैटर है और इसके अंदर शिकायत भी आती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन एड्रेस भी करता है। बट प्रॉब्लम यह है कि कई दफ़ा इलेक्शन कमीशन जो एड्रेस करता है उससे लोग मुतमईन नहीं होते, फिर वो अदालत से जाकर रिलीफ मांगते हैं। और अभी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें अदालतों ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपने इन फैसलों को रिविजिट करे। अच्छा, दूसरे जो इंतखाबात हमने देखे हैं माजी में और मौजूदा इंतखाबात की जो हल्का बंदियाँ हैं, इनमें जो नंबर्स जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आता है कि पहले कम हुए, इस मरतबा ज़्यादा हुए, इस मरतबा ज़्यादा हुए, अगर कम हुए तो पिछली मरतबा ज़्यादा हुए, तो वो अगर मवाजना कर पाएँ? जी, ये तकरीबन पिछले 20 साल में 2002, 2008, 2013 इसमें ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज नंबर्स वगैरह सेम थे। 2018 के अंदर ये एक तब्दीली आई कि जिसके अंदर सीटें पंजाब की कम हुई, बाकी सूबों को उनका शेयर ज़्यादा मिला आबादी की बुनियाद पे। इसी तरह डिलिमिटेशंस भी चेंज हुई, हलकों के नंबर भी चेंज हुए, और अब 2023 में फिर एक दफ़ा चेंज आई है। तो हमारे पास पिछले 15-20 साल में एक हमारे पास पैटर्न रहा और पिछले 2 इलेक्शंस में वो डिफरेंट था। तो इसलिए अब 18 से थोड़ा सा मुख्तलिफ सामने आया है। अब एतराज़ात अभी हम आपको सुनवाते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, लेकिन उससे पहले ये हम आपसे पूछते चलें कि किस सूबे के अंदर हल्का बंदियाँ ज़्यादा हुई हैं न्यूमेरिकली, जिसकी सीटें ज़्यादा ज़ाहिर है वहीं पे ज़्यादा हुई होंगी, या आपको पैटर्न टूटते हुए नज़र आता है? नहीं, पंजाब में चूंकि सीटें सबसे ज़्यादा हैं और बलूचिस्तान का मसला ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ 16 सीटें हैं और उनके अजला 30 से ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली एक सीट के अंदर 3 ज़िले, 2 ज़िले, 4 ज़िले वो आते हैं। तो वहाँ पे ये ज़रूरत थोड़ा सा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा और होता है। डिस्टेंस भी बड़ा मैटर करता है कि आपने अगर जो बलूचिस्तान के हल्के हैं वो उनकी तारीफ जियोग्राफिकली आप पंजाब और केपी के या सिंध के हलकों पर भी नहीं कर सकते, वो बहुत वसी हल्के हैं। तो इस मरतबा आपको जिसकी सीटें ज़्यादा पंजाब के अंदर हुए उसके नंबर्स हमारे पास हैं या नहीं है कि कितने हलकों के अंदर पंजाब में तब्दीली है? पंजाब का असल में 141 का जो नंबर है उसमें से मोस्टली जगहों पे लोगों ने इसको रेज़ किया है। इस दफ़ा एक और जो दिलचस्प बात है वो सामने आई है। पहले तो लोग इंतखाबी हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ करते थे। इस दफ़ा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन में कुछ लोग ऐसे भी गए हैं जिन्होंने तारीफ़ की है कि आपने बहुत अच्छी हल्का बंदी की। तो इससे भी उन हल्का बंदियों पे एक सवालिया निशान पैदा होता है। हो सकता है किसी ने बारीक वारदात की हो, उन्होंने कहा जी कि तनकीद से तो बात बन नहीं रही, जरा तारीफ से बात बनवा के देखते हैं। लेट मी प्ले यू अ साउंड। एतराज़ात से पहले अहमद बिलाल महबूब साहब से भी हमने ये सवाल किया, पिल्डेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ज़रा फेवरेबल इसका एक व्यू ले रहे हैं कि हल्का बंदियों में उनको कोई ख़ास एतराज़ नज़र नहीं आता। लेट्स हियर व्हाट ही इज सेइंग और उसके बाद फिर आपका तजिया लेते। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो इतराज़ात हैं, ये जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उतने ही इतराज़ात की नौइयत अलग अलग होगी। यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग मामला है और उसके बारे में एतराज़ भी उस इलाके के लोगों ने ही किया होता है। तो इसलिए कोई कॉमन चीज़ उसमें तलाश करना जिसके लिए सियासी जमातें एतराज़ कर रही हैं, वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है लोकल लेवल पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो एतराज़ किया जा रहा है ये दुरुस्त हो और किसी और जगह पे दुरुस्त ना हो, लेकिन एक कॉमनली को पूरी डिमिलिटेशन प्रोसेस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि ये पूरा प्रोसेस ही काबिल एतराज़ है। ऐसी कोई बुनियाद नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके। देखिए, इससे पहले प्रिलिमिनरी डिलिमिटेशन अनाउंस हुई थी, 1 महीने का टाइम दिया गया था कि आप उसको स्टडी कर लें और उस पर एतराज़ात जो चाहे तो दायर कर दें, और फिर 1 महीने के टाइम में उनके ऊपर समाअत हुई थी और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो एतराज़ात थे उनको फरीकैन को बिठा के उसके ऊपर बात हुई थी और एक फ़ैसला किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अमूमी तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की डिलिमिटेशन कोई बहुत बड़ा ऐसा मसला नहीं होती, लेकिन मकामी सतह पे हो सकता है कुछ 1-2 जगहों पे ऐसा हुआ हो, तो उसको उन्हें रेज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी कंसर्न की चीज़ नहीं है जिससे आपको लगे कि आने वाले इंतखाबात ख़तरे में हैं या उनकी फेयरनेस इस वजह से ख़तरे में है।
ज़्यादा तज्जियाती तौर पर परेशान नज़र नहीं आ रहे अब्दुल्ला महबूब साहब, लेकिन एक नुकता जो उन्होंने उठाया मेरे ख्याल में व्यूअर्स के लिए भी बड़ा अहम होगा, वो हम डिबेट कर लेते हैं कि ये तसव्वुर कि किसी ने यकदम बैठ के लाइन खींच दी, ये दुरुस्त नहीं है। एक बाकायदा प्रोसेस है, प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशन होती है, उसको फिर उसका इजहार किया जाता है, उसको फिर डिबेट होती है, एतराज़ात सुने जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाया जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा एतराज़ात आते हैं, दोबारा उनको फिर अदालतों के आपके पास तो दरवाजे खुले हुए हैं। सो ज़रा इसका तज्जिया कीजिएगा, डू यू एग्री कि कोई गुंजाइश बनती नहीं है? सियासी तौर पर एतराज़ उठाएं तो ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर इट्स प्रीटी गुड। जी, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा। दो पॉइंट्स में यहाँ पे मुख्तसरन डिस्कस करूँगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि पॉलिटिकल तनाव बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्शन 2018 में हमने देखा कि 40 से ज़ायद कौमी असम्बली की ऐसी सीटें थीं जिन पे विनिंग मार्जिन 5000 वोटों के लगभग था। तो सख्त एक मुकाबला हुआ। तो अगर आप एक यूनियन काउंसिल को एक हल्के से निकाल के दूसरे में डाल दें तो इसका मतलब है कि आप उन रिजल्ट्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है पिछली हुकूमत में। मुस्लिम लीग नून के एक वज़ीर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में जो डिलिमिटेशंस थी और जो नक्शे थे वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहीं लेके जाते थे और फिर वहाँ पे डी मार्क करते थे कि अच्छा ये मुस्लिम लीग नून का एरिया है, ये फ़लाँ का एरिया है, तो इसको अब इस ऐसे अलहदा कर दिया जाए। तो ये इल्ज़ामात नेशनल असम्बली में डिस्कस हो चुके हैं। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी एक अहमियत है और इस चीज़ को देखना चाहिए कि डिलिमिटेशंस के ज़रिए आप किस जमात को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस तरह अगर आपने तारीख को खंगालना शुरू कर दिया तो फिर आपको माउंट बैटन वाले नक्शों के ऊपर जाना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन किसके पास नक्शा ले गया था, गुरदासपुर के गिर्द लाइन किसने बनाई और बाकी बॉर्डर्स किस तरीके से क्रिएट किए गए। लेकिन क्या सियासी एतराज़ात को एड्रेस करने का जो मैकेनिज्म है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात ऑलरेडी हैं, मौसम की बात हो रही है और इस्लामाबाद के अंदर आपने आके महसूस किया होगा जो चैटर है इंतखाबात के हवाले से वो उस तरह का नहीं है जिस तरह मोहतरम चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं या जस्टिस असर मनिल्ला चाह रहे हैं जी के विस्पर भी ना करें, पीपल आर सेइंग के क्वेश्चन मार्क्स हैं। इसके बीच में आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए और ये हर इंतखाबात के साथ एक्सरसाइज जुड़ी हुई है कि जब एतराज़ उठे तो उसको हतमी तौर पर एड्रेस करें। सो हतमी तौर पर एड्रेस करने का मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल है। उसमें जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि इलेक्शन कमीशन इस एतराज़ को सुनता है, उसके बाद अदालतों का रास्ता भी अवाम के पास, वोटर्स के पास है। और अभी 2-3 ऐसे फैसले हुए हैं, गुजरांवाला का फैसला हुआ है, सिंध का आज फैसला आया है कि इनको रिविज़िट किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अदालतें भी इलेक्शन कमीशन की उस मामले से मुत्तफिक नहीं हैं। और एक जुमले का तबसरा ये है कि 1947 में डिलिमिटेशंस की वजह से तो मसला कश्मीर हुआ था। मसला कश्मीर डिलिमिटेशन की वजह से हुआ था। मैं ये कह रहा था कि नक्शों के गिर्द अगर आप मामलात को घुमाएंगे तो फिर देरीना मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन इंतखाबात चूँकि एक रेगुलर एक्सरसाइज है तो उसके अंदर तो मैकेनिज्म को एड्रेस करने वाले होने चाहिए। फैफन की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे भी हमने बात की, उनका भी जो असेसमेंट है माजिद साहब वो मुस्बत है, इन द सेंस दैट शी सेज कि कोई बहुत बड़ी वजह बनती नहीं है। मुसरत कदीम साहबा चेयरपर्सन जो है फैफन की, और फैफन बड़ा क्लोजली इलेक्शंस को मॉनिटर भी करता है, डॉक्यूमेंट भी करता है उसका डाटा। ज़रा सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं, लेट्स सी। हल्का बंदियों के हवाले से ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने असेस भी कर लिए हैं और उसके ऊपर अपना फैसला भी उन एतराज़ात के हवाले से दे दिया है। इस इलेक्शन कमीशन ने पार्शली और कम्प्लीटली एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्शन ऑन 66 नेशनल असम्बली एंड 202 प्रोविंशियल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज। एक अहम बात यह है कि एतराज़ जो है वो वोटर कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। और हल्का बंदियों के हवाले से बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने अपना दे आर कंटेंटेड विद इट। अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर थॉट्स आई हैं तो वो टेक्निकल वेट तो कैरी करती हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल वेट ज़रूर कैरी करती हैं, लेकिन टेक्निकली जो है द मैटर इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर किसी को हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात हैं, कुछ हल्कों के हवाले से, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से, तो वो अंडरस्टैंडेबल हैं और वो उनका हक है। लेकिन इस वक्त जो है फैसले हो चुका है और एतराज़ात के हवाले से मैटर जो है इट्स ऑलरेडी क्लोज। मैं साउंड बाइट्स का बड़ा मद्दाह हूँ, एक्सपर्ट्स की साउंड बाइट्स का, क्योंकि उसमें से हमेशा एक नया नुक्ता निकलता है। और मेरे ख्याल में साउंड बाइट के अंदर जो नया नुक्ता हम डिस्कस कर सकते हैं व्यूअर के लिए वो ये कि एतराज़ का हक किसका है।
बतौर पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है, उनका वाकईतन लोकस स्टैंड आए उसके ऊपर बनता है, या मैं और आप बतौर शहरी जा सकते हैं, वोटर जा सकता है? एतराज का लेजिटमेट हक किसका है? जी, ये आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आम शहरी आजकल बहुत से मौजूद हैं वही करते हैं। अच्छा। और बेसिकली वोटर ही पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बतौर पॉलिटिकल पार्टी कोई खास वेट नहीं कैरी करती कि मैं बतौर पीपल्स पार्टी की क़यादत के तौर पे जाऊं? नहीं, बिल्कुल करती हैं। उसमें जब हम सिंध डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एमक्यूएम का रोल डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मुलाकातें की हैं और उसके ऊपर जो इक़दामात हुए हैं, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी प्रेशर होता है, बट वो जो प्रोसीजर है उसमें आम शहरी के तौर पे आपने पिटीशन करनी होती है। अच्छा, अब हम जरा बात करते हैं कि किस किस जगह पर कौन कौन से हल्के मुतासर हुए। तो पहले हम अगर पंजाब से शुरू कर लें, पंजाब में जो हल्के हैं, मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, डेरा गाजी खान का है, वजीराबाद का, गुजरांवाला, मरी का हल्का, रावलपिंडी के साथ एक हल्के के साथ जम किया गया। लेट्स स्टार्ट विद मुजफ्फरगढ़। सो डू वी हैव अ मैप फॉर मुजफ्फरगढ़? जी, वी हैव मुजफ्फरगढ़। नॉट एग्जैक्टली अ ग्रेट मैप, लेकिन इट गिव्स यू अ सेंस। जरा बताइएगा मुजफ्फरगढ़ में क्या हुआ जी? जी, ये बेसिकली सारी चीज़ें इस बात से अटैच्ड हैं कि यहाँ पे नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ठीक। और कोट अद्दू इस मुजफ्फरगढ़ से ज़िला निकला है, तो इसलिए उसकी सीट्स वहाँ पे डिवाइड हुई हैं और उस डिवीजन के अंदर उनकी जो एक एमपीए की सीट है वो वहाँ से मुंतकिल है किसी और जगह पे। सो इसलिए ये जो मुजफ्फरगढ़ का है, इसके बाद हम डेरा गाजी खान डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे पास तौनसा का डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह जब हम गुजरांवाला डिस्कस करेंगे तो उसमें से एक नया ज़िला वज़ीराबाद बना है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मरी रावलपिंडी से एक नया ज़िला बना है। तो जहाँ जहाँ पे नया ज़िला बने हैं वहाँ पे ये थोड़ी सी डिवीजन हुई है और उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन भी है और उससे ये मसाइल। स्टार्ट विद मुजफ्फरगढ़, क्योंकि हमारे पास मैप है। तो आपने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तज्जियाती तौर पर, गढ़ का, और ये आपको बहुत, ये वो वाला गढ़ नहीं है, ये सियासी जमातों का गढ़ है कि जी ये किसी जमात के गढ़ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मुजफ्फरगढ़ के अंदर किस गढ़ को नुकसान पहुंच सकता है डिलिमिटेशन की वजह से, और किसका फ़ायदा हो सकता है? योर टेक। जी, मेरा ये ख्याल है कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, कोट अद्दू को अगर हम उससे निकाल दें तो वो उसमें ऐसे लगता है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं फ़ायदा है और मुस्लिम लीग नून को। जो यूनियन काउंसिल्स थी जिसमें तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग थी, एक तो अब उनके कैंडिडेट्स भी नहीं हैं लेकिन जो उनके वोटर्स स्ट्रॉन्ग थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ रद्दोबदल किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक अच्छा मुकाबला होगा और डिलिमिटेशंस के मामले से तहरीक इंसाफ को नुकसान हो सकता है। ज़रा इसकी भी वजाहत हम आपके लिए माजिद साहब से ले लेते हैं कि ये कहते हैं कि यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो तगड़ी हैं। ये बाज़ यूनियन काउंसिल्स तगड़ी क्यों होती हैं किसी जमात के लिए, और बाज़ यूनियन काउंसिल्स तगड़ी क्यों नहीं होती? और जब ये नताइज आते हैं और आप और हम जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं जी कि साउथ की जो यूनियन काउंसिल्स हैं या जो गाँव की यूनियन काउंसिल्स हैं उसका नतीजा आना बाकी है, वो बड़ी यूनियन काउंसिल है, उसके अंदर इनका पिछला परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो ये एक ही हल्के के अंदर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर वेरिएशन क्यों होती? जी, उसकी वजह यह है कि जो देहाती इलाके हैं या नीम देहाती इलाके हैं वहाँ पर धड़े की, बरादरी की, कबाइल की सियासत होती है। ठीक। अराई बरादरी हैं, जट हैं, बलोच हैं, तो वो जब वो चीज़ डिस्कस होती है तो उसमें फिर ये पता चलता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड किसका है। अगर कैंडिडेट अराई है और वो किसी जमात में है या किसी तरफ कोई और है तो वो फिर पता ये चलता है कि ये उसकी घर की उस यूनियन काउंसिल है या यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो वो फिर उससे आप ये समझने में आसानी होती है कि हो सकता है इसको यहाँ से लीड मिल जाए, हो सकता है इसको यहाँ से नुकसान हो। तो वो इस तरह के ऑप्शन उस धड़े की सियासत की वजह से डिस्कस होते हैं। और जो रिजल्ट्स मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर तज्जिए किए जा सकते हैं, उसके अंदर आपके पास यूनियन काउंसिल बल्कि गोठों की हद तक रिजल्ट्स मौजूद होते हैं, पोलिंग स्टेशंस की हद तक रिजल्ट्स मौजूद होते हैं। तो आपको पता है कि कौन सी जमात किस जगह पर ज़्यादा वोट ले रही है। तो किसी बिरादरी को आप तोड़ दें, किसी बिरादरी को आप जोड़ दें, किसी बिरादरी को आप तोड़ दें, तो उससे आप नताइज जो है वो तब्दील बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सेमी अर्बन टाउन है, उसको आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाल के दूसरी में डाल दें तो वो 10 से 12,000 वोट एकदम शिफ्ट हो जाता है। तो वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में था तो वो वहाँ से उनकी लीड खत्म होकर दूसरे हल्के में चली जाती है। हम डीजी खान को डिस्कस कर रहे होंगे माजिद निज़ामी के साथ। आपके सामने हम हल्का बंदियों के हवाले से प्रोग्राम रख रहे हैं जो मालूमाती भी है, तज्जियाती भी है, सियासी जमातों के इसके ऊपर एतराज़ात भी हैं, वो भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। इंतखाबात बंद होते हैं हल्का बंदियों के अंदर, हल्कों के अंदर इंतखाबात जब होते हैं तो फिर लोग ये देखते हैं कि ये हल्के बने कैसे थे। हम हल्का बंदियों
को जेर बहस लाए हुए हैं। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स गो टू डीजी खान। डीजी खान जी, आपने बताया था कि डीजी खान में क्या हुआ? जी, यहाँ पे चूंकि उस्मान बुज़दार थे और उन्होंने अपना जो आबाई इलाका है तौनसा उसको डिस्ट्रिक्ट बनवा लिया, तो इसलिए फिर यहाँ पे हल्का बंदियाँ थोड़ी सी चेंज हुई हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पे जो धड़े की सियासत है या जो लगारीज और जो दूसरे कबाइल हैं इनका मुकाबला होता है। और इसी हवाले से अगर हम इसको देखें तो इसमें तौनसा की जो पॉलिटिक्स है वो अब डिफरेंट हो गई है। पहले वो डीजी खान के साथ कनेक्टेड थे, तो अब उनके MPs MNAs अलहदा हैं और यहाँ पे अलहदा हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई नेशनल जो हमारी कौमी जमातें हैं उनके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। बड़े मान से ज़िला बनाया था बुज़दार साहब ने तौसा, उसका फ़ायदा उनको होगा कि नहीं होगा? मेरा ख्याल है जी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जितने तामीराती काम करवाए थे उसके बाद उनकी प्रेजेंस नहीं रही वहाँ पे। और दूसरा ये है कि अब ये भी देखना है कि वो किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, ये लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, ये भी एक सवाल है ना। और उनको मेरा ख्याल है कि अभी कोई इतना शौक भी नहीं है कि वो इलेक्शन में दोबारा आए। शौक उनके काफ़ी सारे पूरे भी हो चुके हैं। ज़रा जब शौक पूरे हो जाए तो मज़ीद शौक नहीं पालने चाहिए, स्पेशली जब हालात भी मुवाफिक नहीं हो। लेट्स गो टू दी अदर एरियाज। वज़ीराबाद गुजरांवाला की तरफ आते हैं जी, सेंट्रल पंजाब के अंदर आ जाइए जी। जी, वज़ीराबाद और गुजरांवाला के अंदर जो इशू हुआ है वो ये है कि इसके ऊपर एक फ़ैसला भी आया है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने 2 हलकों की हल्का बंदियाँ कलअदम की हैं। उसमें यही है कि वहाँ पे जो बुनियादी एतराज़ था वो ये था कि जब आपने आबादी को गेज करके हल्के बनाए हैं तो उसमें आपने जो पिछली हल्का बंदियाँ थी उनको नज़रअंदाज किया। तो इसलिए वो जो बात हो रही थी कि अगर आप इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं हैं तो अदालतों का रास्ता आपके पास मौजूद है। और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर ये फैसला हुआ है कि यहाँ के 2 MP की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी डिलिमिटेशन दोबारा होगी। तो वो जब दोबारा होगी अभी 2 से 3 दिन के अंदर, तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसके अंदर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अदालत में गई है कि हमें यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये बताते चलें कि गुजरांवाला इवन इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स नून लीग का गढ़ रहा है, उनको ढेर सारी सीटें यहाँ से मिली हैं। यहाँ पे नून लीग जा रही है अदालत के सामने। ये भी ज़रा बताते चलिए कि क्या ये तवील मुद्दत प्रोसेस तो नहीं है, देयर इज अ कट ऑफ पॉइंट ऑन इट, क्योंकि इलेक्शन से पहले आपने मुकम्मल करना है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ा फास्ट इसके अंदर वो प्रोसेस करते हैं। अदरवाइज अगर ये लिंगर ऑन कर रहा हो, थोड़ा सा उसमें इल्तवा आ रहा हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर ऑर्डर इशू कर देती है कि इसको आप मैनेज करें। जिस तरह 2018 में जब हल्का बंदियाँ बिल्कुल चेंज हो गई थी तो उस टाइम काफ़ी सारे लोग अदालतों में गए थे, तो चीफ जस्टिस की तरफ से ऑर्डर आया था कि आप इन सारी चीज़ों की वजह से इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते, तो इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। लेट्स गो टू पिंडी। उसके बगैर सियासत के ऊपर बहस जो है नामुमकिन है, साथ मरी भी जुड़ा हुआ है। लेट्स पिंडी के अंदर क्या हुआ जी? जी, यहाँ पे ये है कि चूंकि मरी एक नया ज़िला बना है और यहाँ पर उस तरह से आबादी मुकम्मल नहीं थी, तो इसलिए मरी और रावलपिंडी का एक मुश्तरका MNA का हल्का बनाया गया है। यहाँ पर एक और भी मसला आया था, वो ये मसला आया था कि यहाँ पर वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, मतलब जो पॉपुलेशन है डेंसिटी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। तो 78% वहाँ पे वोटर्स थे, जो कि थोड़ा सा एक हैरान कुन फिगर है। उसके ऊपर मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो थोड़ा सा अजीब सा था या हैरान कुन था। वो ये था कि जी जब मरदमशुमारी हुई थी उस वक्त वोटर्स दूसरे शहरों में गए हुए थे, इसलिए वो काउंट नहीं हो सके, लेकिन नादरा के डाटा में वो उस जगह के हैं। तो ये इस प्रॉब्ली हाईएस्ट होगा रजिस्ट्रेशन 78% इन एनी कंस्टिट्यूएंसी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाईएस्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हैरान कुन है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो सुनने वाले होंगे जिनको जो मरी जाते हैं और पिंडी को बाईपास कर जाते हैं, उनको ख्याल होगा कि मरी किथे जी तो पिंडी किथे। तो आपने बताया कि दोनों को मिला के एक हल्का बनाया गया, जरा उसकी टेरेन तो एक्सप्लेन कर दें, हाउ डिड दैट वर्क? बाउंड्रीज जुड़ती भी है ना मरी? जी बिल्कुल बिल्कुल जुड़ती हैं, और उसकी वजह ये कि मरी की जो आबादी है वो उस 9 लाख के फॉर्मूले पे पूरी नहीं उतरती, तो इसलिए फिर उसके साथ रावलपिंडी का कुछ एरिया जो है वो जोड़ा गया। एक दिलचस्प बात आपके सामने रखें कि अगर 9 लाख का आपने मैक्सिमम नंबर रखा हुआ है, तो इससे मुराद ये कि 9 लाख से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर होंगे तो लामोहल्ला उनको आपको कहीं और एडजस्ट करना होगा, और अगर 9 लाख से काफ़ी कम होंगे तो आपको लामोहल्ला कहीं से और नंबर उठाने पड़ेंगे। क्या तमाम के तमाम हल्के इस बैंड विड्थ के ऊपर पूरे उतरते हैं? और बैंड विड्थ है कितनी, मतलब तफावत कितनी हो सकती है, कितनी परसेंटेज? जी ये एक बड़ा मामला है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, और इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप कोटा की परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें इस फार्मूले का अक्सर ख्याल नहीं रखा गया। हमारे पास ऐसे हल्के भी हैं, चित्राल में 5 लाख के ऊपर भी MNA का हल्का है, कोहाट में 13.5 लाख के ऊपर भी MNA का हल्का है। तो इसलिए ये वेरिएशन है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक पॉइंट नहीं है, 3 से 4 पॉइंट्स हैं। तो उनको फिर जब आप चित्राल पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, अगर औसतन है तो चित्राल में आप ज़्यादा बंदे कहाँ से लेके आए,
और अगर कोहाट के बंदे हैं और डिलिमिटेशन मुकम्मल तौर पर मैप को ख़राब करती है तो 13.5 लाख बंदों में से आप 5 लाख बंदे कैसे निकालें? सो उस वजह से वेरिएशन आती है। ज़रा चलते हैं सिंध की तरफ, और सिंध में जाते हुए हम पीपल्स पार्टी के एतराज़ात और MQM के एतराज़ात दोनों चलाना चाहते हैं। जी, 2023 में जो हल्का बंदियां आई हैं वो इलेक्शन एक्ट की मुनासबत से नहीं है, ये हमारा मानना है। इलेक्शन एक्ट पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि एक शहर या डिवीजन की या जिले के हल्कों में आबादी का जो फर्क है वो 5 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई हल्के ऐसे हैं। दूसरी बात ये कि जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मीरपुर खास शहर है, शहर को आप काट के आधे शहर को एक तरफ देही इलाके से मिला दें, आधे शहर को दूसरे देही इलाके से मिला दें। इसके माने ये हैं कि आप जो शहरी आबादी का वोट बैंक है उसको मुतासर कर रहे हैं। यही आपने सक्खर शहर में किया है कि सक्खर शहर तारीखी तौर के ऊपर वहां उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, मीरपुर खास शहर में भी है। वहां के मुंतखब नुमाइंदे मेयर से लेकर चेयरमैन तक, MPs तक सब मुंतखब होते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा लगा है कि पीपल्स पार्टी की ईमा के ऊपर इन शहरों की सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों को भी डिस्टर्ब किया है और आधा एक तरफ देही आबादी में, दूसरा देही आबादी में मिला दिया। इसी तरीके से हैदराबाद का हल्का है, हैदराबाद में जो लतीफाबाद है उसमें करीब में होसड़ी शहर है, 26,000 उसके वोट हैं, सारा का सारा उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर आबादी है। उस आबादी को आप ले गए हैं एक दूसरी PS में मिला के, ये बाय डिजाइन लगा है हमें कि ये हुआ है। इसी तरह कराची शहर में बहुत सारे हल्के हैं। हमने क्या किया, हम इलेक्शन कमीशन में गए, एतराजात में गए, इलेक्शन कमीशन ने सुना नहीं, हमें इलेक्शन एक्ट दिखाया उनको कि इसके तहत ये अननेचुरल है, उन्होंने नहीं मानी। हम अदालतों में गए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 हल्कों के ऊपर हमें कुछ रिलीफ मिला है, उनकी कोई डायरेक्टिव्स आए, अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या करता है। देखिए, हमें तो सबसे ज्यादा तहफुजात हैं डिलिमिटेशंस पे, और सबसे ज्यादा जो एतराज़ात दाखिल किए गए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, लेकिन उनमें हमें कोई भी रिस्पांस प्रॉपर नहीं मिला। और हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 में हो, और जो भी डिलिमिटेशंस हैं, जाहिर है हमें तो बहुत एतराज है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ही दायर किए गए, खासतौर पर सिंध में, पंजाब में, KP में और बलूचिस्तान में भी। हमने आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं खासतौर पर MQM की तरफ से कि डिलिमिटेशंस जो हैं वो ये हो रही हैं, वो हो रही हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो अगर मेरे इंतहाई मोहतरम है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही लगा दिया जाए और फारूक सत्तार साहब को सिंध का वो जो मेंबर जिनके ऊपर उनका एतराज है वो चार्ज उनको दे दिया जाए, और सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं चौहान साहब, वो चार्ज अगर मुस्तफा कमाल को भी दे दिया जाए, तो इलेक्शन इन्होंने फिर भी नहीं जीतना। तो ये अपने हार को देख के इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा तहफुजात हैं और जो हमारे दूर नहीं किए गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह और फिर अवाम की मदद से इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि 8 फरवरी 2024 में सबसे ज्यादा सीटें लेगी पूरे पाकिस्तान में, और सिंध में तो हम स्वीप कर रहे हैं। स्वीप भी कर रहे हैं, एतराज़ात की भरमार है। जो मुखालफीन हैं MQM समेत, उनके एतराज़ात भी हमने जांच लिए हैं। तो पीपल्स पार्टी के एतराज़ात क्यों हैं इतने ज़्यादा? जी, मेरा ये ख्याल है कि चूंकि उनका एक स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे, तो इसलिए उनको अपनी हल्का बंदियों की कुछ फिक्र भी ज़्यादा है। और सांगड़ की जिस तरह एक सीट जो कराची मुंतकिल हुई है, इसी तरह जो अंदरून सिंध 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के कोटे में एक और सीट का इजाफा किया गया, तो उस पर फिर दूसरी जमातों की तरफ से तनकीद की गई थी। और पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं उनके बारे में MQM का ये मौक़िफ़ है कि वो सबसे ज़्यादा सुने गए हैं। तो इसलिए वहाँ पर मुझे लगता है कि MQM और पीपल्स पार्टी इस मामले को बड़ा सीरियस लेते हैं। पंजाब में हमने देखा कि इस मामले को इतनी संजीदगी से नहीं देखा जाता, क्योंकि सिंध में शहरी सिंध और अंदरून सिंध, दही सिंध की तकसीम और फ़र्क बहुत वाज़ेह है, क्योंकि शहरी सिंध में मुहाजिर हैं और वो दूसरा मामला हमारे सामने है। तो इसलिए नवाब शाह, सक्खर, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, यहाँ की जो डिलिमिटेशंस हैं उन पे दोनों जमातों को एतराज़ है। कराची हमेशा से अहम रहा है, लेकिन इस मरतबा तो नेट गेनर भी कराची है, जिस वजह से कराची की सीटें जो हैं उनके अंदर जो इजाफा है उसकी वजह से भी शायद मोतरज़ है पीपल्स पार्टी ज़्यादा, कि अंदरून से हटा के
अर्बन नहीं, एरिया की तरफ उसमें यह है जी कि बिल्कुल कराची को जो सीट्स मिली हैं उस पर हर जमात ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन वहाँ पर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर 2 दही यूनियन काउंसिल्स हैं तो उनके साथ 2 शहरी यूनियन काउंसिल्स मिला के तो हल्के को ख़राब किया गया। तो अब इशू ये एतराज़ है कि ये हल्के को ख़राब किया गया, जिसमें अच्छा, राज्य के पहले हम कंफर्टेबल थे, अब कंफर्टेबल नहीं है। अब इसमें इशू ये है कि वहाँ की जो गड़बड़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और उस तनाव के नतीजे में जो सिंध के इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर एतराज़ात आए हैं, और कल रात उनकी ट्रांसफ़र भी हुई है, और बलूचिस्तान के जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनको सिंध में भेजा गया और सिंध वालों को बलूचिस्तान में भेजा गया। MQM के वफद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ बाकायदा एक सियासी तनाव है और इसके ऊपर कशीदगी है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि वोट का, इलाके का और इन यूनियन काउंसिल्स के चेंज होने का वोटिंग पैटर्न पर, रिजल्ट्स पे कितना फ़र्क पड़ सकता है। गेम ऑफ हाई स्टेक्स। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही बलूचिस्तान की बात भी करेंगे। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में भी है, लेकिन इंतखाबी मामलात के ऊपर भी कुछ टेंशन है। देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से अवामी नेशनल पार्टी के क्या एतराज़ात हैं डिलिमिटेशन के हवाले से। जो हालिया हल्का बंदियां हैं, हमारा तो ये स्टांस रहा है कि पहले उनकी ज़रूरत नहीं थी। इन हल्का बंदियों ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बड़े जो अजला हैं, पेशावर, नौशहरा, शांगला, बेशतर अजला में बहुत ज़्यादा सारे जो हल्कों की एक तफरीक है उनको बड़ी गैर मयारी तरीके से डिवाइड कर दिया है। अब जब इलेक्शन सर पर आ गया तो अब हल्का बंदियों ने फिर इशू उठा दिया है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि टाइमली इलेक्शन हो, 8 फरवरी को इलेक्शन हो। जो हल्का बंदियां सो कॉल्ड डिजिटल सेंसस की आड़ में हुई थी किसी को खुश करने के लिए, अब जो भी हल्का बंदियां हमें मंजूर है। ऑल्दो इंडिविजुअली कैंडिडेट्स बहुत सारे हल्कों से अपील में गए हुए हैं, वो उनका राइट है, वो उस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम जल्द अज जल्द इलेक्शन चाहते हैं और उससे भागने की हम किसी को कोशिश नहीं करेंगे। इसको कहते हैं काली पट्टी पहनकर खेलना। मतलब एतराज़ आपने कर दिया लेकिन खेलना आपने अच्छा, जो बहुत अच्छी बात है, आपने एतराज़ात अपने रजिस्टर करवा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में अमूमी जो खबरें होती हैं, रिव्यूज़ का हमें फीडबैक भी आता है कि सीटें फाटा की कम हो गई हैं। तो नेशनल असम्बली के हवाले से जो कम हुई और जो सूबाई असम्बली में मर्ज होकर बढ़ी, उसके ऊपर अगर आप कुछ बात करें तो। जी बिल्कुल, असल में ये एक थोड़ी सी गलत फहमी है। लोग समझते हैं कि शायद ये अभी ऐसा हुआ है। ये कौमी असम्बली और सेनेट ने इसको मुतफ़िका तौर पर पास किया था और उसके बाद ये फैसले हुए थे, और उन्हीं फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अमल किया है। और उसमें अगर कौमी असम्बली की सीटें कम हुई हैं तो सूबाई असम्बली की बढ़ी भी हैं। अब चूंकि वो मर्जर हो चुका है तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है। और यहाँ पर आपने देखा कि उस तरह से जिस तरह हमने सिंध में बात की, यहाँ पे उस तरह से कन्फ्रंटेशन नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, अब इससे थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, इससे आगे चल के हम करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो चित्राल की और हमने कोहाट की, वो कोहाट नहीं बन्नू, मैं गलती से कह गया था। तो बन्नू और चित्राल का जो मसला है, चूंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं और कम्युनिकेशन का और पब्लिक कन्वीनियंस का जो फैक्टर है उसको वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो हल्का बंदियाँ की जाती हैं। लेकिन वहाँ पर हमें इस तरह से तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और ANP और जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं, इनमें कोई इतनी तनाव की कैफियत नजर हल्का बंदियों के हवाले से नजर नहीं आती। लेकिन मौसम की सख्ती और दहशतगर्दी, दीज आर 2 बिग फैक्टर्स। बलूचिस्तान का भी जिक्र कर लें तज्जियाती तौर पर। हल्का बंदियों ने मुतासर किया क्योंकि एक आध हल्का जो है उसके बारे में कहा जाए तो बहुत ही स्कैंडलस किस्म की आपने हल्का बंदियाँ की हैं। योर टेक। जी, बलूचिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा ही तजर्बा किया जाता है। वहाँ पे चूंकि तजर्बे का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स कम हैं, डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा इम्तियाज़ पंजाब का था मेरे ख्याल में। बिल्कुल, लेकिन आपने ट्रॉफी जो बलूचिस्तान को दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसकी वजह ये है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट निकाल के दूसरे हल्के को दे देते हैं, दूसरे से अगले इलेक्शन में वापस कर देते हैं। तो एक सूबाई असम्बली का जो हल्का है वो इस दफ़ा बहुत डिस्कस हुआ है, जिसमें सिब्बी और हरनाई को इन्होंने सूबाई हल्के में इकट्ठा कर दिया था। उसमें इशू ये है कि उनके डायरेक्ट कोई रोड्स नहीं हैं। फिर इसके ऊपर इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें काफ़ी चीज़ डिस्कस हुई, बहरहाल उसको अनडू कर दिया गया। इसी तरह जो गवादर और दूसरे एरियाज़ हैं, केच है, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट्स को पहले हल्का बंदियों में यूनाइट किया गया था, फिर उनके टुकड़े कर दिए गए। तो वहाँ पे ये चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल सिचुएशन वो चलती रहती है। और चूँकि वहाँ पे सरदार और इन्फ्लुएंशियल्स थोड़े ज़्यादा हैं, अर्बन वोट वहाँ पे कम है,
तो इसलिए वहाँ पे ये कबाइल की पॉलिटिक्स को ज़्यादा देखा जाता है। और देखना यह भी होता है कि और वहाँ पर तो आप हल्का बंदियों के अंदर एक कबीले को दूसरे कबीले में मर्ज करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उससे फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं, लड़ाइयाँ फैल जाती हैं। तो आपको कबायली जो लाइंस हैं उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा। इस दफ़ा ये थोड़ा सा मामला हुआ है कि पश्तून बेल्ट और बलोच बेल्ट के अंदर थोड़ा सा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को मिक्स किया है, जिसपे JUI फे के बहुत एतराज़ात हैं। लेकिन उसमें यह भी देखना होगा कि जो बलोच डिस्ट्रिक्ट हम रिवायती तौर पे समझते थे माइग्रेशन के बाद और आने वाले लोगों के बाद वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है या नहीं हुई है, सो प्रॉब्ली उसमें भी आपको एथनिक बैलेंस यकीनन नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, जिस तरह हमने बताया, दहशतगर्दी अब फैलती हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ही सवालिया निशान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात जब होंगे तो दहशतगर्दी का मामला थम रहा होगा। सर्दी की शिद्दत जो है अगर कम नहीं भी हुई तो इंतज़ामात मुकम्मल होंगे, और जब इंतखाबात होंगे तो हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाए जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।